नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुरु प्रसाद पांचाल स्वागत आप सभी लोगों का करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा सूत्र में। और उम्मीद रखता हूं कि सभी के सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, क्योंकि जितना हम अपने घरों में रहेंगे कोरोना हमारे घरों से उतना ही बाहर रहेगा। अगर बाहर की बात करें तो आज का जो मौसम है बच्चों बहुत ही रोमांचक है। बारिश आने वाली है और बारिश को देखते हुए जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं उनके मन में कोई ना कोई अरमान फूट ही जाता होगा। तो चलिए उनके लिए एक छोटी सी शायरी मैं बोलना चाहूँगा। किसी को याद करते हुए, मतलब अपने यादों को याद कीजिएगा, मेरे वालों को मत कीजिएगा। कि वो दिन खुशनुमा और शाम हसीन न होती अगर तुम न होते। वो दिन खुशनुमा और शाम हसीन न होती अगर तुम न होते। मैं होकर भी पूरा रह जाता अधूरा अगर तुम ना होते। तो चलिए अपने अपने अगर मगर को याद करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है हिस्ट्री की रहेगी। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? गुलाम वंश को हमने कंप्लीट कर लिया था और गुलाम वंश के बाद जो दिल्ली सल्तनत पर वंश आएगा शासन करने के लिए वो कौन सा रहेगा बच्चों? वो रहेगा खिलजी वंश। खिलजी वंश की अगर मैं बात करूं तो खिलजी वंश किसने स्थापित किया था बच्चों? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? मलिक फिरोज। मलिक फिरोज नाम का एक व्यक्ति था जिसने दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना की थी। अब ये मलिक फिरोज कौन था इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो गयासुद्दीन बलबन था, गयासुद्दीन बलबन कौन था? गुलाम वंश का सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कह सकते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग शासक हुआ करता था गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन के ही आर्मी में के ही उसके ही कह सकते हैं कि अंगरक्षकों में दो भाई हुआ करते थे। एक का नाम था मलिक फिरोज और दूसरे का नाम था बच्चों शिहाबुद्दीन। एक का नाम क्या था? मलिक फिरोज था, दूसरे का नाम था शिहाबुद्दीन। दोनों के ही दोनों क्या किया करते थे? गयासुद्दीन बलबन की सेना के अंदर ये बॉडीगार्ड हुआ करते थे। बॉडीगार्ड होने के साथ साथ इनके पास एक पोस्ट दे रखी थी गयासुद्दीन बलबन ने, जिसका नाम था सर ए जांदर। सर ए जांदर नाम की एक पोस्ट दे रखी थी। किसे दे रखी थी बच्चों? मलिक फिरोज को दे रखी थी। मलिक फिरोज को सर ए जांदर का मतलब ये होता है बच्चों कि जो बॉडीगार्ड्स का चीफ होता है, मतलब बॉडीगार्ड्स के अंदर का जो मतलब ये कह सकते हैं उनका सबसे बड़ा चीफ जो होगा, मुखिया होगा, उसको वो पोस्ट दे रखी थी। किसे? मलिक फिरोज को। मलिक फिरोज और शिहाबुद्दीन दोनों के दोनों बहुत एफिशिएंट हुआ करते थे गयासुद्दीन बलबन के कार्यकाल में, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन जो शासक मतलब जो सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का, वो भी काफी एफिशिएंट हुआ करता था। वो भी किसी प्रकार की ये कह सकते हैं किसी प्रकार की बदतमीजी को सहन नहीं किया करता था। किसी प्रकार का अगर कोई भी ये कोई सही तरीके से काम नहीं किया करता था उसके शासनकाल में, तो क्या करता था? सीधा का सीधा मृत्यु दंड दिया करता था। और मृत्यु दंड जो था वो किससे दिलवाया करता था? अपने बॉडीगार्ड से दिलवाया करता था। तो जो बॉडीगार्ड से उनके अंदर भी खौफ था गयासुद्दीन बलबन का काफी, कि अगर वो आम जनता के साथ इतना क्रूअल हो सकता है, क्रूर हो सकता है, तो हमारे साथ तो क्या क्या कर सकता है। तो मलिक फिरोज और शिहाबुद्दीन दोनों क्या थे? बॉडीगार्ड से गयासुद्दीन बलबन के टाइम में। जब गयासुद्दीन बलबन की हत्या हो माफी चाहूंगा मृत्यु हो गई, तो गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया? अपना उत्तराधिकारी अपने पोते बुगरा खान के बेटे कैकुबाद को क्या करा? अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया। अब कैकुबाद क्या था बच्चों? नई उम्र का लड़का था, वो भी शराब शबाब के नशे में चूर हो गया। तो उसने क्या किया? अपने दादा के बॉडीगार्ड मलिक फिरोज को अपना वजीर बना लिया। तो अब क्या हो गया? मलिक फिरोज क्या बन गया था? कैकुबाद के कार्यकाल में वजीर बन गया था। वजीर क्या होता है बच्चों? वजीर होता है प्रधानमंत्री होता है, ठीक है बच्चों। तो वजीर बनने के बाद क्या किया मलिक फिरोज ने? मलिक फिरोज ने ये नोट किया कि जो कैकुबाद है उसके पास शासन करने की क्या कह सकते हैं कला, जो रणनीति होती है वो इतनी अच्छी स्ट्रांग नहीं है उसके पास। उसे पता नहीं कि कैसे शासन किया जाता है, क्योंकि शासन करने के लिए गयासुद्दीन बलबन जो टेक्निक अपनाता था वो डिक्टेटरशिप वाली टेक्निक अपनाता था। कैकुबाद शराब शबाब के नशे में चूर था, उसे तो मतलब ही नहीं था समाज में क्या चल रहा है, दुनियादारी से बिल्कुल दूर रहा करता था, नशे में चूर रहा करता था।
अब मलिक फिरोज ने इस बात का फायदा उठाया और कैकुबाद का वजीर बनने के साथ साथ वो क्या करने लगा, वो धीरे धीरे अपने जो उसका साम्राज्य था, दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था, उस पर कब्जा करना धीरे धीरे उसने शुरू कर दिया। मतलब अपना ऑर्डर चलाने लग गया। कौन? मलिक फिरोज। मलिक फिरोज काफी उम्रदराज व्यक्ति था, उसे पता था कि किससे कैसे काम निकलवाना है। साम दाम दंड भेद चारों के चारों तरीके अपनाता था, समझाता था, मारता था, किसी को पैसे देने पड़ते थे वो करता। मतलब सारे के सारे तरीकों से अपना शासन, अपना रूल दूसरे लोगों के ऊपर थोपने लगा धीरे धीरे। कौन? मलिक फिरोज। अब क्या हुआ, एक दिन कैकुबाद को तलवार की धार से, तलवार की नोक से उसको क्या करा, उसकी गर्दन काट दी कैकुबाद की। उसके बाद कैमूर जो कि उसका 3-4 साल का बेटा था वो गद्दी पर आ गया, लेकिन उसकी भी हत्या कर दी किसने? मलिक फिरोज ने। अब क्या किया मलिक फिरोज ने दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश को हटा दिया, उसका शासनकाल जो था वो समाप्त कर दिया। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि दूसरे वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम था खिलजी वंश। खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत में बच्चों लगभग 30 साल तक शासन किया। 1290 में खत्म हुआ था गुलाम वंश का शासनकाल और लगभग 1320 तक शासन किया किसने? खिलजी वंश वालों ने। 30 साल का कार्यकाल रहा खिलजी वंश का। सबसे छोटा कार्यकाल किसी वंश का दिल्ली सल्तनत पे वो खिलजी वंश का ही रहा था। बच्चों आपको याद होगा कि जो गुलाम वंश था उसकी स्थापना 1206 में हुई थी और उसका जो अंत हुआ वो 1290 में हुआ। उसके बाद खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक लगभग 30 साल तक कार्यकाल किया। तो ये कह सकते हैं कि 30 साल का कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था उनका दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है बच्चों? खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है मलिक फिरोज को। मलिक फिरोज जो कि उसका असली नाम तो था मलिक फिरोज, लेकिन जब उसने शासन करना शुरू किया, जब उसे सुल्तान की उपाधि मिली तो उसने अपना नाम बदल लिया। उसने अपना नाम क्या बदल लिया बच्चों? उसने अपना नाम रख लिया जलाल उद दीन खिलजी, या फिर जलालुद्दीन खिलजी कहते थे उसे। अपना नाम, अपना टाइटल जो था, अपने आप को जलालुद्दीन बुलाने लगा। अब खिलजी का मतलब क्या है बच्चों? खिलजी जो थी वो एक ट्राइब हुआ करती थी, एक जनजाति हुआ करती थी, टर्किश ट्राइब हुआ करती थी। वैसे बेसिकली उस ट्राइब का नाम क्या था? खालजा, खालज नाम की एक ट्राइब हुआ करती थी। कहाँ पे हुआ करती थी बच्चों? टर्किश में, तुर्क में एक, ये कह सकते हैं कि एक ट्राइब हुआ करती जिसका नाम था खालज नाम की ट्राइब थी। उससे ही बिलोंग किया करता था कौन? मलिक फिरोज। तो इसने अपने नाम के साथ क्या लगा लिया? खिलजी लगा लिया। अपने आप को खिलजी कहलाता था, जलालुद्दीन खिलजी कहलाता था। अब देखिए क्या हुआ, जो जलालुद्दीन खिलजी था जब ये गद्दी पर बैठा तो सन चल रहा था 1290। लेकिन देखिए हमारे पास जलालुद्दीन खिलजी के जन्म से रिलेटेड कोई भी प्रमाण इस हिस्ट्री में हमारे पास कोई भी उपलब्ध नहीं है। किसी भी हिस्टोरियन के पास जलालुद्दीन खिलजी की जन्म से लेकर उसकी उम्र को लेकर कोई भी प्रमाण उपस्थित नहीं है। बस ये कहा जाता है कि जब जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा तो लगभग 65-70 साल के आसपास की उम्र थी इसकी। 70 साल के आसपास की इसकी उम्र हुआ करती थी। इसका मतलब ये लगा लीजिए कि 1220 के आसपास इसका जन्म हुआ होगा जलालुद्दीन खिलजी का। यह कहा जाता है बच्चों कि जब ये गयासुद्दीन बलबन का बॉडीगार्ड हुआ करता था तब तो ये काफ़ी गुस्सैल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो, जैसे जैसे समय बढ़ता गया क्या हुआ, जब ये गद्दी पर बैठा सुल्तान बना तो इसने ये देखा कि सभी लोगों को मिलाकर चलना बहुत इम्पोर्टेंट है, गुस्से से काम नहीं चलेगा। जैसे कि हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, का सबका साथ और सबका विकास। उसी तरह जलालुद्दीन खिलजी ने भी क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी ने माफ़ी की नीति चलाई। मतलब वो ये देखता था कि कोई व्यक्ति अगर उसके खिलाफ भी कुछ बोल रहा है या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ गलत भी कर रहा है तो ये बड़ा उदार दिल हुआ करता था, ये जल्दी से जल्दी माफ़ी दे दिया करता था। मतलब गयासुद्दीन बलबन से बिल्कुल अपोजिट था। बलबन क्या किया करता था? बलबन मृत्यु दंड दिया करता था, और जो खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी था, ये क्या किया करता था? ये माफ़ी दिया करता था। मतलब ये भी कहा जाता है कि कभी कभी कोई दरबारी या फिर इसके कार्यकाल, मतलब इसके जो दरबार में काम करने वाला कोई मंत्री संतरी जो भी था, कोई गलत काम भी कर दिया करता था तो उसका उदार दिल था, ये माफ़ कर दिया करता था। हाँ, कि एक बात और याद रखिएगा बच्चों
कि उदार दिल होने का ये मतलब नहीं है कि इसने हिंदुओं पर भी उदारता अपनाई, बिल्कुल नहीं बच्चों। इसने बहुत से हिंदुओं की हत्या करवाई, बहुत से हमारे मंदिरों को तोड़वाया। तो इसकी उदारता सिर्फ इस्लामिक लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ी हुई थी, हिंदुओं के साथ इसकी जो उदारता थी वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर थी। तो चलिए आगे बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो बच्चों इसका जो कार्यकाल था, इसकी जो कार्य प्रणाली थी वो किस तरह की थी, मैंने आपको धीरे धीरे बता ही रहा हूँ कि जो जलालुद्दीन खिलजी था ये मोस्टली लोगों को क्या किया करता था, माफ़ी दे दिया करता था। तो क्या हुआ, इसके कार्यकाल में जब ये शासन करने आया तो गुलाम वंश उसी टाइम खत्म हुआ था। तो जितने भी नोबल्स थे वो गुलाम वंश के द्वारा अपॉइंट किए हुए थे। तो कह सकते हैं कि जितनी भी रिक्रूटमेंट थी वो किसने की थी, गुलाम वंश वालों ने की थी। अब देखिए जब सरकार बदलती है तो ऑफिसर तो बदल ही जाते हैं, ऑफिसर मतलब जैसे आईएएस आईपीएस वो तो नहीं बदलते, लेकिन जो सरकार के साथ काम करने वाले जो सेक्रेटरीज हैं वो बदल दिए जाते हैं मोस्टली, क्योंकि पुरानी सरकार से रिलेट नहीं करते हैं नई सरकार वाले। तो क्या किया, जब गुलाम वंश खत्म हुआ और जब खिलजी वंश आया, परंतु जलालुद्दीन खिलजी ने किसी भी नोबल को नहीं हटाया। उसका ये मानना था कि जितने भी नोबल्स हैं गुलाम वंश के टाइम से वही मेरे कार्यकाल में भी काम करेंगे। तो इसके साथ इसके बेटे, इसके भतीजे जो थे उनके बारे में भी आगे बताऊंगा बच्चों, वो काफ़ी इससे नाराज़ भी हुए। उनका ये मानना था कि अगर हम किसी भी नोबल को अपने दरबार में नौकरी पर अभी भी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, तो क्या होगा, कोई ना कोई विद्रोह जरूर हो सकता है, रिबेल कोई ना कोई जरूर हो सकता है। इस बात से इसका एक बेटा था जिसका नाम था आरकली खान, दूसरा बेटा कादर खान था, इसका भतीजा था अली गुरशास्प जिसे हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं, आगे उसकी भी स्टोरी चलेगी। इसका खुद का भाई शिहाबुद्दीन, ये भी काफ़ी इससे ज़्यादा नाराज़ थे क्योंकि इसने माना कि जो पुराने नोबल्स हैं उन्हीं को इसने कंटिन्यू रखा। और ये भी कहा जाता है कि बहुत से नोबल्स ने तो इसके खिलाफ षड्यंत्र भी रचे थे, लेकिन इसका दिल था कि बहुत बड़ा था, ये धीरे धीरे सबको माफ करता चला गया। इसका ये मानना था बच्चों कि मैं जलालुद्दीन खिलजी जो है वो इस उम्र के पड़ाव पे आ चुका है अब कि वो किसी के साथ भी दुश्मनी लेकर मरना नहीं चाहता। वो चाहता है कि सबके साथ प्रेम सौहार्द से रहा जाए, अपनी जिंदगी है वो कट जाएगी, आगे का पता नहीं। तो चलिए अब बात करेंगे इसके कार्यकाल में हुए, ये कह सकते हैं पहले विद्रोह के बारे में। गयासुद्दीन बलबन का एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था बच्चों मलिक छज्जू, या फिर छज्जू मलिक कहा जाता था उसको, छज्जू मलिक। ये क्या था बच्चों, ये बलबन का भतीजा हुआ करता था। और ये कब हुआ विद्रोह, 1290 की बात है, ये विद्रोह हुआ था जब। जो छज्जू मलिक था ये गयासुद्दीन बलबन का भतीजा था। एक्चुअल में गयासुद्दीन बलबन के बाद मलिक छज्जू का ये कहना था कि अगर छज्जू मतलब गयासुद्दीन बलबन तो मर गया, उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, उसके बाद कैकुबाद बैठा, उसके बाद कैमूर्स बैठा। मलिक छज्जू है, छज्जू मलिक का ये कहना था कि मेरा मतलब है मैं गद्दी पर बैठूंगा। खिलजी वंश की स्थापना कैसे हो गई, छज्जू मलिक ये मानता था कि गद्दी का जो असली हकदार है मैं हूँ। छज्जू मलिक जो था बच्चों बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। अब ये क्या किया छज्जू मलिक ने, बदायूं का गवर्नर होने के साथ साथ ये दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जैसे ही पता चला इस बात का जलालुद्दीन खिलजी को या फिर मलिक फिरोज को, तो क्या किया, जलालुद्दीन के बड़ा बेटा था एक, उसका नाम क्या था बच्चों, उसका नाम था आरकली खान। जलालुद्दीन खिलजी के बड़े बेटे का नाम क्या था, आरकली खान। अब ये आरकली खान ने क्या किया, देखिए अब आपको अगर थोड़ा सा इंडिया के मैप के बारे में जानकारी दूं तो बच्चों यूपी से जब दिल्ली में एंट्री करते हैं तो यमुना नदी जो है वो पार करनी पड़ती है। तो बदायूं से जब छज्जू मलिक दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था तो उसे आरकली खान ने यमुना के किनारे ही घेर लिया। उसकी जितनी भी बोट्स आ रही थी, नाव आ रही थी, उन सबको पानी में डुबो दिया और मलिक छज्जू या छज्जू मलिक को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। इसे बेड़ियों से बांध दिया, पुराने फटे हुए कपड़े पहना दिए और बड़ा बुरा इसके साथ व्यवहार किया। इसको घसीट के क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी के सामने लेके आया गया। और जलालुद्दीन खिलजी ने जैसे ही देखा कि छज्जू मलिक जो कि गयासुद्दीन बलबन का कौन है, भतीजा है, उसको अपने सामने देखा ऐसी दरिद्र हालत में, तो क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी का दिल पसीज गया और उसने क्या कहा, छज्जू मलिक को माफ कर दिया। अब देखिए इसने क्या गलती करी कि जो व्यक्ति इसके खिलाफ विद्रोह कर रहा है उसी को माफ कर दिया। अब इसकी जो समाज में इसकी जो इज्जत थी वो
कम हो रही थी। कारण क्या था? क्योंकि जो गयासुद्दीन बलबन ने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे एक सुल्तान होने के नाते कि कोई भी लौह और रक्त की नीति चलाई थी गयासुद्दीन बलबन ने, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत, उसके बिल्कुल अपोजिट जलालुद्दीन क्या करता था? माफी की नीति चलाता था। छज्जू मलिक को उसने क्या किया बच्चों? माफ कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि छज्जू मलिक को माफ करने के बाद उसे बड़ी शानदार पार्टी भी दी थी, उसे चिकन खिलाया, दारू पिलाई। इस बात से काफी नाराज कौन हो गया? इसका खुद का भतीजा, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, जिसका नाम था अली गुरशास्प, या फिर जिसे हम जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी के नाम से। अब देखिए क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी ने जितने भी नोबल्स थे उन्हें तो नहीं हटाया, लेकिन अपने बेटों को बड़े बड़े पद दे दिए थे। जैसे कि आर्क अली खान था, इसका दूसरा बेटा कौन था? इसका दूसरा बेटा था बच्चों कादर खान। कादर खान को भी इसने बहुत बड़ी पोस्ट दे रखी थी। इसके अलावा इसका जो भतीजा जिसे कहा जाता था अली गुरशास्प, अली गुरशास्प, या फिर जिसे हम आगे पढ़ेंगे किसके नाम से पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के नाम से पढ़ेंगे। इन सभी को उसने क्या कर रखा था? बड़ी बड़ी इक्तदारी पद दे रखे थे, बहुत सारी रियासतें दे रखी थी, ताकि ये क्या करे? उनको हेड कर सके, वहां से टैक्स कलेक्ट कर सके, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो उनके शासनकाल में। बस यही चाहता था जलालुद्दीन खिलजी। अब बात करते हैं बच्चों अली गुरशास्प की। अली गुरशास्प को ये मलिक छज्जू वाला जो किस्सा था ये काफी ज्यादा पसंद नहीं आया। वो उसका ये मानना था कि अगर हम बार बार किसी व्यक्ति को माफ करते रहेंगे। अच्छा, इसी दौरान क्या हुआ था? एक और व्यक्ति था जिसका नाम था सिद्दी मौला। सिद्दी मौला क्या था बच्चों? एक धार्मिक गुरु हुआ करता था, जिसके साथ बहुत हजारों लोगों की, ये कह सकते हैं हजारों लोगों उसके अनुयायी हुआ करते थे, सिद्दी मौला नाम के व्यक्ति के। अब सिद्दी मौला जो था उसने भी सोचा जलालुद्दीन जो खिलजी है ये क्या है, ये थोड़े नरम दिल का व्यक्ति है, क्यों ना इसको गद्दी से हटाकर मैं खुद गद्दी पर बैठ जाऊं, ऐसा सोचा सिद्दी मौला ने। लेकिन इस बार जलालुद्दीन खिलजी की आंखें खुल गई, उसने सिद्दी मौला के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सिद्दी मौला को रौंद कर रख दिया। चलिए इस बार तो ठीक हुआ, वरना अगर यहाँ पे भी माफीनामा दे देता तो शायद इतिहास कुछ और बदल जाता। अब देखिए क्या हुआ, अली गुरशास्प ने जलालुद्दीन खिलजी का नेचर जो था वो पढ़ लिया कि जो मेरा चाचा है वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ माफी की नीतियां दे रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। चलिए एक और बात करते हैं। इसी दौरान जलालुद्दीन जो खिलजी था इसने क्या किया बच्चों, साउथ इंडिया में भी इसने अपना एक्सपेंशन करने की सोची। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है बच्चों देवगिरी। महाराष्ट्र की एक जगह है जिसका नाम क्या है बच्चों? देवगिरी। देवगिरी नाम की एक जगह थी जहां पर एक हिंदू राजा हुआ करता था जिसका नाम था उस राजा का रामचंद्र। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुनका और कौवा मोती खाएगा, ऐसा कुछ कहते थे रामचंद्र। ये नहीं, श्री रामचंद्र की बात कर रहा हूं बच्चों मैं। देवगिरी का राजा हुआ करता था रामचंद्र। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया बच्चों, अपना साम्राज्य एक्सपेंड करने के लिए, ये लगभग बात है 1295 के आसपास की बात है बच्चों, 1295 के आसपास की बात है। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपना साम्राज्य एक्सपेंड करने के लिए देवगिरी पर हमला करने की सोची। लेकिन क्या हुआ, उसका जो हमला था वो ठीक ठाक हमला था, लेकिन रामचंद्र जो था वो काफी तेज तर्रार राजा हुआ करता था, इसकी सेना हमेशा तैयार रहा करती थी। जलालुद्दीन खिलजी की सेना को खदेड़ कर भगा दिया वहां से, देवगिरी से। उसके बाद क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी ने रामचंद्र के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। अब दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद क्या हुआ, रामचंद्र, देखिए जो हिंदू होता है वो सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति होता है, सबसे खुले दिल का होता है। जलालुद्दीन खिलजी कितना ही बड़े दिल का हो, पर रामचंद्र जितना दिल उसका नहीं था। रामचंद्र ने ये देखा कि उसके ऊपर जलालुद्दीन खिलजी ने मुझ पर हमला किया है, उसके बावजूद भी इस पे क्या किया, विश्वास किया और उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। अब क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी और रामचंद्र के बीच में दोस्ती हो गई। इस बात का अली गुरशास्प को फिर दोबारा बुरा लग गया। इसने सोचा कि अब सबके साथ दोस्ती होती रहेगी तो साम्राज्य का एक्सपेंशन है वो कैसे होगा। अब याद रखेंगे बच्चों के अली गुरशास्प जो था, अलाउद्दीन खिलजी था, ये क्या था, कौशाम्बी, आज यूपी का कौशाम्बी है ना जो गाजियाबाद के पास, जिसे पहले कारा या फिर काड़ा कहा जाता था, वहां का क्या हुआ करता था, ये इक्तदार हुआ करता था। कारा का इक्तदार था अली गुरशास्प। तो क्या हुआ, अली गुरशास्प ने ये देखा जलालुद्दीन खिलजी कमजोर पड़ता जा रहा है, इससे हमारा जो खिलजी साम्राज्य है बहुत जल्दी ही ढह जाएगा। इस बात से बचने के लिए क्या किया अली गुरशास्प या अलाउद्दीन खिलजी ने, सबसे पहले तो जलालुद्दीन खिलजी का भरोसा जीतना चाहा। अब देखिए बच्चों क्या है,
अली गुरशास्प और जलालुद्दीन के बीच में रिश्ता क्या है, दोनों चाचा भतीजा हैं। मतलब क्या हुआ, जलालुद्दीन का बेटे के बराबर हो गया अली गुरशास्प, पर अली गुरशास्प ने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी की बेटी मेहरुनिसा से क्या कर ली, शादी कर ली। अब देखिए अपनी ही बहन से शादी कर ली किसने, अली गुरशास्प ने। ठीक है जी, जलालुद्दीन का क्या बन गया, भतीजे के साथ साथ ये दामाद बन गया। इसकी वाइफ का नाम क्या था, अली गुरशास्प की वाइफ का नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा मतलब जो इंडिया की उस, देखिए जलालुद्दीन खिलजी जो था उस टाइम इंडिया का सुल्तान था, तो मेहरुनिसा क्या हुई, प्रिंसेस हुई इंडिया की, पूरे मतलब दिल्ली सल्तनत की। उससे विवाह कर लिया अली गुरशास्प ने और क्या बन गया, दामाद बन गया जलालुद्दीन खिलजी का। एक तो विश्वास जीत लिया जलालुद्दीन खिलजी का। इसी दौरान क्या हो जाता है बच्चों, इसी दौरान हो जाता है मंगोलों का अटैक दिल्ली सल्तनत के ऊपर। जैसे मैंने बताया था ना, मंगोल जो थे क्या थे, काफी ज्यादा डाकू किस्म के इंसान थे, लुटेरे किस्म के इंसान थे, कोई भी मिलता था उसकी हत्या कर देते थे। अब क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का अटैक हो गया। दिल्ली सल्तनत पर जब अटैक हुआ 1296 के आसपास की ये बात है, जब अटैक हुआ दिल्ली सल्तनत के ऊपर, तो क्या होता है बच्चों, दिल्ली सल्तनत पे अटैक हुआ तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने सबसे एफिशिएंट, ये अली गुरशास्प या फिर अलाउद्दीन खिलजी को सबसे ज्यादा एफिशिएंट माना करता था। अब देखिए क्या हुआ, 1296 के अंदर क्या हो गया, मंगोलों का आक्रमण हो गया। मंगोलों का आक्रमण हुआ तो इस आक्रमण को दबाने के लिए अली गुरशास्प को जलालुद्दीन खिलजी ने किसे भेजा, अली गुरशास्प को अपना कमांडर, सेना का कमांडर बनाकर भेज दिया। और उसका भेजना काफी ज्यादा ये कह सकते हैं समझदारी भरा डिसीजन था, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था ये मंगोलों से ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। ये कहा जाता है कि मंगोलों को चंद मिनटों में, चंद घंटों में ही उखाड़ कर फेंक दिया इसने। सारे के सारे जितने भी मुसलमान या फिर कह सकते हैं मंगोल आक्रमणकारी थे, जितने भी आए थे, उन सबको उसने उगाड़ कर फेंक दिया और मंगोलों पर इसने जीत दर्ज कर ली। अब देखिए क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसे ही बताया जलालुद्दीन खिलजी को कि मैंने सभी मंगोलों को हरा दिया है और मंगोलों को खदेड़ रहा हूं या फिर उनको जान से मारने की उसके परमिशन मांग रहा था जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन अब क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी ने उन मंगोलों को भी क्या किया बच्चों, मंगोलों को भी उसने क्या कर दिया, माफ कर दिया। अब देखिए इतना बड़ा दिल था जलालुद्दीन का, या तो ये कहें बड़ा दिल था या कहें बेवकूफ था, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। हम ये मानेंगे कि इसका बड़ा दिल था, लेकिन हमारी नजर में तो बेवकूफी नजर आ रहा है अब, क्योंकि जो आक्रमण करे जा रहा है बार बार, अगर आप उसको माफ करेंगे तो आप समाज में ये मैसेज दे रहे हैं कि आप कमजोर हैं, आपके पास उनको हराने की ताकत नहीं है। जो मंगोलों का आक्रमण हुआ उसके बाद क्या किया इसने, सभी मंगोलों को माफ कर दिया, मंगोलों को माफ कर दिया। माफ करने के बाद अच्छा एक और काम किया इसने, जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को माफ तो कर दिया, लेकिन एक और बात कह दी कि भाई सभी के सभी जितने भी मंगोल इन्वेडर्स, आक्रमणकारी आए हैं यहाँ पर हमला करने के लिए मुझ पर, दिल्ली सल्तनत पर, उन सबको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, ये बात कह दी थी। ये बात वैसे उसको अली गुरशास्प या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कही थी कि अगर ऐसा होगा तो ही मैं माफीनामा दूंगा, अदरवाइज माफीनामा नहीं दूंगा। तो सभी के सभी मंगोलों ने क्या किया, देखिए या तो उनको मरना पड़ता या फिर मुसलमान बनना पड़ता, मरता क्या ना करता। उन्होंने सोचा मरने से अच्छा है मुसलमान धर्म अपना लेते हैं, जिंदा रहेंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। सभी के सभी लोगों ने, सभी मंगोलों ने क्या किया, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म अपना लिया और इन्हें क्या कहा गया बच्चों, नया मुसलमान कहा गया। नया मुसलमान या न्यू मुस्लिम कहा गया था इनको सभी को। और क्या किया जलालुद्दीन खिलजी ने इन सभी को क्या किया, मुसलमान, नया मुसलमान बनाने के साथ साथ एक नया शहर बना के दे दिया था जिसका नाम था मुगलपुर। मुगलपुर नाम का एक शहर बसा दिया था इनके लिए, मुगलपुर। जितने भी मंगोलियन थे उनके लिए एक नया शहर बना दिया था जिसका नाम था मुगलपुर, और जिसे हम आजकल दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से जानते हैं। मंगोलपुरी मार्केट है ना, सुनी होगी आप लोगों ने। तो वो सारी की सारी किसी ने बसाई थी बच्चों, उन मंगोलों ने बसाई थी जिन्होंने मुसलमान धर्म उस टाइम अपना लिया था, जिन्हें नया मुसलमान कहा गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अब ये देखा कि यार ये तो सभी को माफ करता जा रहा है, मलिक छज्जू हो या फिर सिद्दी मौला को जरूर दबा दिया था, देवगिरी के राजा रामचंद्र के साथ हाथ मिला लिया। अब इसने सोचा अली गुरशास्प उर्फ
अलाउद्दीन खिलजी ने यह सोचा कि अगर यही मौका है अब जलालुद्दीन खिलजी को मार देने का, अदरवाइज क्या होगा, धीरे धीरे ये सारा का सारा जो साम्राज्य है कोई और ही लूट कर ले जाएगा, मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है। इस बात का फायदा उठाने के लिए क्या किया, अली गुरशास्प ने 1296 में क्या किया बच्चों, देवगिरी पर हमला कर दिया। और ये हमला भी काफी बड़ा टेक्निक से किया इसने। देवगिरी जिसका राजा कौन था बच्चों, रामचंद्र था ना, उस पर हमला करने के लिए कौन चला गया, अलाउद्दीन खिलजी चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अब क्या किया, बड़े शानदार तरीके से, बड़ा मतलब धोखेबाजी वाले तरीके से गया था ये गया था अपने 8000 घुड़सवारों को लेकर। 8000 जो घुड़सवार थे इसके पास, उनको लेकर पहुंच गया देवगिरी में रामचंद्र के पास, और ये कह दिया कि मैं तो सिर्फ आपसे मुलाकात करने आया हूं। लेकिन इसके मन में क्या चल रहा था वो तो यही जाने। इसने कहा कि 8000 लोगों घोड़ों के साथ, घुड़सवारों के साथ ये मुलाकात करने आया है रामचंद्र के साथ। लेकिन इसने क्या किया, जैसे रामचंद्र से मिलने आया, इसने अपने सारे घुड़सवारों को बुला लिया और एकदम से आकस्मिक रूप से क्या किया, आक्रमण कर दिया। रामचंद्र की सेना तैयार नहीं थी तो सारी की सारी सेना क्या हुई, इसके आगे हार गई। उसने क्या किया, उन सेना को भी अपने साथ मिला लिया और जितना भी धन धान्य था वो लूटा था इसने देवगिरी से, वो भी अपने साथ ले लिया। उसके अलावा क्या किया, इसने बेशकीमती हीरा वहां से लूटा था। ये कहा जाता है कि रामचंद्र की बेटी को भी अगवा कर लिया था। मतलब इसने काफी खूंखार, हम ये कह सकते हैं कि खूंखार रूप से इसने ये हमले को अंजाम दिया था। उसके बाद जैसे ही पता चला, किसे पता चला बच्चों, जलालुद्दीन खिलजी को, के देवगिरी के राजा रामचंद्र के साथ ऐसा ऐसा किया है अलाउद्दीन खिलजी ने, तो काफी नाराज हुआ था जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन अलाउद्दीन, देखिए अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी की बिना परमिशन के साथ देवगिरी पर उसने आक्रमण किया था, उसे मालूम तो था कि अब जलालुद्दीन खिलजी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला है। इसी दौरान क्या किया बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अलमर बेग नाम का इसका भाई था अलाउद्दीन खिलजी का, शिहाबुद्दीन का ही बेटा था अलमर बेग, उसके हाथों एक मैसेज भिजवाया जलालुद्दीन खिलजी के पास कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। जलालुद्दीन खिलजी उस वक्त कहाँ था, ग्वालियर में था, और अलाउद्दीन खिलजी वापस आ रहा था कारा से। तो एक जगह आती है मनिकपुर के आसपास डिसाइड हुआ, अलमर बेग ने इनकी मीटिंग फिक्स करवाई कि जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को वहां पर माफ कर देगा। जलालुद्दीन खिलजी जैसे ही मनिकपुर में पहुंचता है, अलाउद्दीन खिलजी भी वहां पहुंच जाता है और धोखे से हत्या कर देता है अपने चाचा और अपने ससुर की। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की हिम्मत तो देखिए, दिल्ली के सुल्तान की हत्या कर दी इसने मनिकपुर में, और क्या किया, वहां से ही इसका कार्यकाल जो है, इसका सुल्तान बनने का जो सपना है वो अब शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी क्या बन जाएगा बच्चों, दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान बन जाएगा, और जलालुद्दीन खिलजी का जो चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 के अंदर हत्या कर दी किसकी, मलिक फिरोज उर्फ जलालुद्दीन खिलजी की। मलिक फिरोज की हत्या कर दी 1296 में, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, और बन गया दिल्ली सल्तनत का नया सुल्तान। तो चलिए अब जो हमारा चैप्टर है वो किसके बारे में रहेगा, वो रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बच्चों पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल लगभग 6 साल का रहा था। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का नया, खिलजी वंश का नया शासक बना, वो कौन बना बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी बना था। चलिए अलाउद्दीन खिलजी की कहानी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है बच्चों काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है। इसे हम 2 पार्ट्स में करेंगे, आज थोड़ा और पढ़ लेंगे और अगले लेक्चर में उसके अलावा जो बचेगा पार्ट उसको पढ़ लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी था बच्चों, उसका कार्यकाल लगभग ये कह सकते हैं 1296 से लेकर 1316 तक रहा। लगभग 20 साल तक अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान बनकर शासन किया। अच्छा, इससे जुड़ी हुई काफ़ी कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये जो था काफ़ी, ये कह सकते हैं वहशी दरिंदा हुआ करता था। महिलाओं के प्रति इसका जो सम्मान था वो 0 के बराबर था। महिलाओं की इज्जत के मामले में काफ़ी ये कह सकते हैं 0 किस्म का इंसान था। इसको इंसान नहीं माना जा सकता था, वहशी दरिंदा किस्म का इंसान हुआ करता था। इसकी स्टोरी जो है आपने देखी भी होगी, पद्मावत जो मूवी आई थी अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के ऊपर आई थी, आपने देखा भी होगा किस तरह से उसने रानी पद्मावती को सिर्फ देखने के भर से ही जो था, ये कह सकते हैं कि कितने लोगों का हत्या कर दी थी। उसके बाद जोहर भी देखा था उसने।
तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे, बाकी जानकारी हम अगले लेक्चर में ले लेंगे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ अभिलेख मिले हैं जिन्हें जोधपुर अभिलेख कहा जाता है। जोधपुर जो अभिलेख है ना बच्चों, उसमें पता नहीं सच लिखा है या झूठ, लेकिन जोधपुर अभिलेखों के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसे क्या कहा जाता है, उसे उसकी जनता जो थी, दिल्ली सल्तनत की जनता थी, उसे देवता की तरह पूजा करती थी। अब पता नहीं इसने खुद लिखवाया है या फिर किसने लिखा है, कैसे उस स्टोरी का हमें पता नहीं, हिस्टोरियन इसके बारे में कोई ये कह सकते हैं कोई प्रमाण नहीं ला पाए। लेकिन हाँ, जोधपुर जो अभिलेख हैं उनके दौरान हमें उनमें लिखा हुआ मिला है कि अलाउद्दीन खिलजी को जोधपुर अभिलेखों में माना गया है, देवता बताया गया है। इसकी जनता इसे देवता की तरह माना करती थी। इसने बहुत सारे काम और किए। सबसे पहला काम क्या किया, इसने स्थायी सेना रखने का काम किया। मतलब जो उसकी सेना थी, इसे ये अपनी सेना को तनख्वाह दिया करता था। इसने मार्केट की जो प्रथा थी उसको बनाया, मतलब हर एक चीज के प्राइस थे वो फिक्स कर दिए। मतलब जो सोना है वो सोने के दाम बिकेगा, गेहूं है गेहूं के दाम बिकेगा, चावल है चावल के दाम बिकेगा। इसने जो इन्फ्लेशन था, मुद्रास्फीति थी, उसको बंद करवाया। मतलब ये कह सकते हैं कि इसने मतलब जो चीजों के दाम थे उनको फिक्स करने का काम किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा क्या काम किया इसने, अपने कार्यकाल में इसने ये कह सकते हैं करप्शन डिपार्टमेंट की शुरुआत करवाई थी इसने। मतलब जनता के लिए काफी भले के भी काम किए थे, लेकिन इसी के साथ ये थोड़ा सा ये कह सकते हैं क्रूअल तो था ही इसके, तभी ये 20 साल तक टिक पाया। अगर क्रूअल ना होता तो जल्दी ही इसके खिलाफ भी कोई ना कोई दुश्मन इसका पैदा हो जाता और इसे मार देता। अलाउद्दीन खिलजी के ही कार्यकाल में एक बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे जिनका नाम था बच्चों आमिर खुसरो। खुसरो दरिया प्रेम का वा की उल्टी धार, जो डूबा सो, जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार, ये कहा करते थे आमिर खुसरो, जिनके गुरु हुआ करते थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। उनके बारे में भी आएंगे जब नेक्स्ट हम अपनी क्लास लेकर आएंगे, आमिर खुसरो के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज ही क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इतना ही पढ़ेंगे। जब नया लेक्चर लेके आएंगे हम हिस्ट्री का, उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं फिर वही बात करूंगा कि जो हमारा लेक्चर है आप बार बार देखिए, ज़रा ज़्यादा देखिए। हमारा जो चैनल है शिक्षा सूत्र, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो हौसला है वो नई नई वीडियोस बनाने के लिए बना रहे। बस इसी के साथ यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया।